लीजिए प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त। अंक 1 दृश्य 5। मगध में नंद की राजसभा। राक्षस और सभासदों के साथ नंद। नंद तब तब राक्षस दूध लौटाए और उन्होंने कहा कि पंचनंद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद क्यों? राक्षस प्राच्य देश के बौद्ध स्तूप रुद्र राजा की कन्या से परिणय नहीं कर सकते। इतना गर्व? उसका गर्व नहीं, ये धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसी शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यो नहीं बच आएगा। स्नातक आए हैं। नंद लिवा लाओ। द्वारिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक राजाधिराज की जय हो। नंद स्वागत। अमात्य वरुचि अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहारी का प्रस्थान। वरुचि के साथ प्रवेश। वरुचि जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वरुचि राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसे प्रमाण का भी पुण्य परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद किंतु राज को उसका रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने लगता है या उसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है, वह मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। त्रस्त द्वारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? तक्षशिला चाणक्य तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद ब्राह्मण ब्राह्मण, जिसे देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धड़क रही है। चाणक्य नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्माकुंठित अंगार रह गए हैं। राक्षस तब भी इतना ताप? चाणक्य वह तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उस दिन आर्यव्रत का ध्वंस होगा। यह अमात्य ने ब्राह्मण का नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग करे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यव्रत की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद ब्राह्मण तुम बोलना ही जानते हो तो चुप रहना ही सीखो। चाणक्य महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसे गुरुकुल मैंने अध्यापन का कार्य भी किया है, इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूं। नंद तुम चुप रहो। चाणक्य एक बात कहकर महाराज। क्या? चाणक्य यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश में की भी उसमें अभिसंधि संभवतः समस्त आर्यव्रत पदाक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणराज्य हैं, वे उस सम्मिलित पार्श्विक यवन बल को रोकने में असमर्थ है। केवल पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की ही सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं वृक्षल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गांधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर मैं उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस कुमारी राजनीति महलों से नहीं, राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति लेने की अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रांतकारी बौद्ध ब्राह्मण का भेद नहीं रखते। नंद वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ तो नहीं प्रतिकारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य राजाधिराज, मैं जानता हूं कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की है। अपने अहृद
मस्त ब्रह्मास्त्र के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण के लिए कारण नहीं मिलेगी, परंतु मैं राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप रहो। तुम चाणक्य पुत्र हो ना, तुम्हारे पिता भी ऐसी ही हठी रहे। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापद से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की ही बात है, उस विचार किया जाए। नंद, कौन सेनापति मौर्य कुमार का चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपल्भ देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति पंचनद प्रदेश से तक नहीं रह जाएगी। नंद, अबोध बालक तो क्या इसलिए अपमानित होने पर सही मैं पर्वतीश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को। और यह बड़ा ही कुचक्री मालूम होता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप भारी अन्याय कर रहे हैं। मगध के समुचितकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी, चंद्रगुप्त पर दया कीजिए, एक बार उसकी बात मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उद्दंड को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इस ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अभी अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है, चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित होकर राजनीति आंधी की तरह चलेगी। उससे नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियत सुंदरी के भाव में बल पड़ने लगेगा। समय आएगा कि शूद्र सिंहासन से हटाए जाएं और क्षत्रिय मूर्धाभिक्त हों। नंद, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है तो मुझे भय दिखलाएगा। प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है और निस्संक उसे दृढ़ता से कहता है, चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा। खींच ले ब्राह्मण की शिखा। शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पणी है, तब तक न बंधेगी जब तक नंद कुल निश्शेष न होगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। एक दृश्य 6। सिंधु तट पर अलका और मालविका। मालविका, राजकुमारी में देखाई उद्यान में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर उसे देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तो तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती है। अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश। वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्विनीत दैत्य। मानचित्र अपनी कंचुकी में छिपा लेती है। यवन, गुप्तचर, मैं इसे पहचानता हूं, परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मानचित्र मुझे मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह संभव नहीं। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से अत्याचार किया चाहते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलकछिंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ, तक्षशिला का मित्रता का साथी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, आह, यवन गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता से व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन,
क्या वही मानचित्र नहीं है जिसे एक स्त्री ने उभांड में बनाना चाहा था? अलका, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न लौट टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, मैं तो उपकार होगा। यवन, तब तो उपकार होगा क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी पहचान करेंगे। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओ! यवन हंसता हुआ अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि, लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्साय इधर उधर देखती है। सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण चौंक कर, है कौन, राजकुमारी और यवन? अलका, मालवीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो, यह चला जाए। सिंहरण, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता को किसी भी पुरुष के हाथों से होने से उसे जैसी भी बनता ले ही लेता। सिंहरण, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन। क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचार करके मृत्यु बुला रहे हो? यवन, मुझे आमंत्रण देने के लिए ही इतनी दूर आया हूं। सिंहरण, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरपराध हो जाएं, फिर मैं देख लूंगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए यह मांगाया था। सिंहरण उसे देखकर, ठीक है, मैं रुका भी इसीलिए था। यवन से, हाँ जी कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड्ग निकालकर, मानचित्र हमें देते हो या प्रमाण देना होगा? सिंहरण, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड्ग करेगा तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध। सिंहरण घायल होता है परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भी होता है, वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है परंतु अवस्था बड़ी भयानक है, वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहरण हंसता और रक्त पहुंचता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूं, परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है, क्या गांधार नरेश किसी तरह मानेंगे? अलका, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर ने उनका बुद्धमूल वैर है। सिंहरण, अच्छा, देखा जाएगा, जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, मैं विदा होता हूं। सिंधु से नौका आती है। मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम अकेले जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंहरण, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए यह जीवन है, फिर तभी आप सी सुकुमारियों की सेवा में कटिबद्ध है, तब मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव पर बैठती है। अलका सैत्रहन नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चल जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन, निकल गया मेरा अहेर, यह सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों, गांधार नरेश ने तुम्हें आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चले। यवन, फिर विलंब क्यों? अलका संकेतों से वर्जित करती है, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, यह हम काम पर यह काम लोगों से न हो सकेगा। सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूं। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राज की आज्ञा का न स्वयं पालन करोगे और न करने दोगे? सैनिक, यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिक से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है?
मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक आते हैं। अभी आप सुन रहे थे चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।